पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दे दिया है। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर से धरना खत्म किया था। लगभग 2:30 पौने 3 बजे का वक्त था और फिर यह ऐलान किया था कि तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे और वहां पे आके धरना दे दें। अब जो इन्फॉर्मेशन वहां से आ रही है, मैंने 2 अलग अलग सहाफियों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों से बात की, ये जानने के लिए कि क्या तमाम सेनेटर्स, MPAs और MNAs या टिकट होल्डर्स ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक या जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, जिस वक्त मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था उस वक्त सिर्फ 7 सेनेटर्स थे 23 में से, यानी आधे से भी आधे, बहुत थोड़ी सी तादाद में। इसी तरह जो MNAs हैं वो भी बहुत थोड़ी सी तादाद में है और पंजाब से तो यह तादाद बिल्कुल ही कम है। पंजाब से कुछ MPAs जरूर आए हैं लेकिन तादाद उनकी भी कम है। खैबर पख्तूनख्वा से MPAs भी ज्यादा बड़ी तादाद में आए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है, उनकी फैमिली में फौतगी हो गई और वो वहां बताकर चले गए। एक आधा MNA और बताकर चला गया। बाकी जो तादाद है वो आधे से भी कम है। यानी अगर मैं ये कहूं आपको कि 30% लोग भी नहीं पहुंचे अरकान असेंबली, तो ये बात ठीक है। सेनेटर्स, MPAs और MNAs ये 30% भी नहीं पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना जारी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये धरना वो देंगे और ना सिर्फ अब देंगे बल्कि बाद में भी देंगे। और अगर ये धरना चलता है और बार बार वहां पे धरना दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपनी तादाद में इजाफा करेंगे? ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन जीत जीत कर आए। अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, वो कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। वो बहुत जरूरी काम है, कभी घोड़ों के साथ कभी कबूतरों के साथ। इंसान को अपनी इंटरटेनमेंट का, अपनी सेहत का, अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, इमरान खान ने बहुत इज्जत दी अली अमीन गंडापुर को और आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे गंडापुर फैमिली आवाज नहीं उठा रही। इमरान खान ने इन्हें वजीर आला तक बनाया, लेकिन जब वजीर आला के ओहदे से इन्हें हटाया गया और उसकी वजूहात है इमरान खान के पास, जब इन्हें हटाया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक ये अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट करके बैठ गए। ये किसी जगह दिखाई नहीं देते, किसी जगह एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जनाब ये सूरत हाल धरने की और धरना शुरू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। मोबिलाइजेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो जारी है। कल के दिन में सुहेल अफरीदी और उनके साथी अब स्वाबी के जिले में जा रहे हैं और यहां पे जो मोबिलाइजेशन का काम है या तहरीक को आगे बढ़ाने का काम है, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से ये उसमें जाएंगे। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये बात में सारे लोगों को झटका लगेगा। ये हुआ क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। लोग ग्राउंड पे जहां पे भी ये लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी तैयारी कख भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की। किसी एक बंदे को भी तहरीक इंसाफ के अंदर गली मोहल्लों में नहीं पता कि उसने 8 फरवरी को कहां ड्यूटी देनी है, या जब भी कभी उसे हुक्म आया पार्टी की जानिब से कि आपने एहतजाज करना है तो किसी के पास कोई लायामल नहीं है। हत्ता कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी जनाब कि आप बाजार तो बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल तो करेंगे एतवार के दिन, लेकिन शाम को आप मशल बरदार रैलियां भी निकालेंगे। उससे इंपैक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे करना है, किसने करना है, किसकी कहां ड्यूटी है, किस गली से कौन निकलेगा, किस मोहल्ले से कौन निकलेगा, कोई लिस्ट होती है, कोई फहरिस्त बनती है, कोई ड्यूटियां लगती हैं। वो इस तरह का ग्राउंड के ऊपर टके का काम नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हाँ, ये है कि मोबिलाइजेशन बड़ी कमाल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डाउन जाती हुई अपनी पॉपुलैरिटी को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा था, एक मायूसी थी कारकुनों में, उसको खत्म किया और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को उन्होंने ऑक्सीजन दी है, उन्हें दोबारा खड़ा किया। ये क्रेडिट नौजवानों की क़यादत को जाता है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लॉकडाउन के लिए या पहिया जाम हड़ताल के लिए या मुल्क को बंद करने के लिए या हर चौक डी चौक के लिए कोई हिकमत अमली है, नारा जरूर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर तैयारी, हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी कुछ नहीं, वो नहीं। अगर हर चौक डी चौक बनाना है तो हर चौक के अंदर एक आदमी को आपको सरपरस्त बनाना पड़ेगा कि इस चौक को डी चौक ये आदमी बनाएगा। किसी को पता ही नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें जो है इनमें टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी सर पे आ गया है। मैंने आपको हकायक बताया जो एक्चुअली हकीकत है। अब इसमें नादरीन इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इस पे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम
आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तिस्ना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी, हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहरी इक्तदार में, तो ये हो गया तो वो हो गया, लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी चीफ तब्दील तो आप कर लें, अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देके साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्तियां आई। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा ये बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में। लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है, वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं, बड़े जूते को पॉलिश करते हैं, और पेशावरी चप्पल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना अस्पताल में, बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पता नहीं कौन कौन से इनके रहनुमा हैं। मैं उनके बयानात सुन रहा था, इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज ढिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो नोहे करते थे, बीमार हो गया बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की बेटियों के सबके बयानात आ रहे थे। और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज को जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मर्तबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी ये नहीं हो। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। फिर साथ ही उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डी वेपनाइज या डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, लेकिन इसमें एक क्लेम है कि यह सुनने में आया है कि कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करने की ड्यूटी करते हुए वफात पा गए हैं और मौलवी कहते हैं कि इनका जनाजा भी नहीं हो सकता और आसिम मुनीर आपका भी यही हाल होना है, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा था ये स्टेटमेंट फेंकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ये जुमला बार बार आपने अपने ज़हन में रखना कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ये क्या पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि पाकिस्तानियों की सोच ही तब्दील हो जाए, नजरिया ही तब्दील हो जाए? ये बार बार कहते हैं बंद कमरों में और ये सबको कायल करने की कोशिश करते हैं, सहाफियों को, सियासतदानों को, मुख्तलिफ तबकात को। ये कायल करते हैं बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। नहीं, कायदे आजम वाली सोच उस दौर में थी, अभी पुरानी हो गई। जुल्फिकार जी भुट्टो की सोच उसके साथ दफन हो गई। ज़ियाउल हक की सोच भी चलेगी, अब हमारी सोच चलेगी। हमें पता है दुनिया में कैसे चलना और कैसे आगे बढ़ना है। ये बार बार वो बयानियां लेकर जाते हैं। वो कहते हैं उसूल वसूल कोई नहीं होते। अब फील्ड मार्शल ने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है, तो शहबाज शरीफ ने कहा अपनी मजबूरियां गिनवाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं, बता रहे कि मैं और फील्ड मार्शल दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, खामोशी से जाके पैसे मांगते हैं और इसकी वजह से हमने पाकिस्तान को बचा लिया डिफॉल्ट होने से, वरना पाकिस्तान तो गया था, ये हो जाना था, वो हो जाना था। सारी कहानी इन्होंने सुनाई। मैं हकायक आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक्चुअली ये कह क्यों रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें 1-2 जुमले बड़े अजीब बोले।
انہوں نے کہا یہ ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے جب ہم پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ہم سر نہیں اٹھا سکتے, بڑی شرمندگی والے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر ان کی باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں. یعنی جب ہم فیصلے کرتے ہیں یا ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں اور ان کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں جن لوگوں سے ہم نے پیسے پکڑے ہوئے ہوں. لبے لباب ان کی بات کا یہ ہے. تو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بڑی آسانی کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ وہ کر یہ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دوست ممالک کے کاندھوں پہ رکھ رہے ہیں. یعنی جو بندوق وہ چلانا چاہتے ہیں حماس پہ یا فلسطینیوں پہ, اس کو وہ ان کاندھوں کے اوپر رکھ رہے ہیں جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. قوم کو یہ بتا رہے ہیں, حالانکہ خواہش یہ ان کی اپنی ہے. لیکن خواہش ان کی اپنی کیوں ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھیں گے تو عمران خان کو اندر رکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنے میں ناکام ہو گئے تو یہ عمران خان کو اندر نہیں رکھ پائیں گے. یہ بات یہ سارے لوگ جانتے ہیں اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی رکھنے کے لیے یہ ہر وہ کام کریں گے جو وہ انہیں کہیں گے. اب یہ کام ڈالنا کس کے کھاتے میں؟ ذرا آپ یہ دیکھ لینا. ایک تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی ہم پیسے لے کر آئے ہیں بیرون ممالک سے اور وہ پیسہ لا کے ہم نے پاکستان کو بچایا. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بڑی رقوم پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں آئی جو دوسری دنیا نے پاکستان کو دی ہو. کوئی بھی نہیں آئی. جو ہے وہ سب کو پتا ہے. 12 ارب ڈالر ہے 3 ممالک کا. قطر کے ساتھ چھوٹا موٹا ہے لیکن وہ اتنا وہ گنتی میں نہیں ہے. لیکن 12 ارب ڈالر ہے 3 ممالک کا, جن میں سب سے بڑا چین, اس کے بعد سعودی عرب اور اس کے بعد UAE. ان کے 12 ارب ڈالر پاکستان کے قومی خزانے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یا وہاں جاؤ, ان کی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں اپنے ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کرو, ہمارا پیسہ ہمیں واپس کرو سود کے ساتھ. ان کا تو طریقہ کار اور ہے. اب ذرا آ جائیں کہ ہم نے 12 ارب ڈالر, اس وقت پاکستان کے پاس نا لگ بھگ 16 ارب ڈالر ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی 16 ارب ڈالر تھا, لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے قرضے نہیں تھے جو انہوں نے اب اٹھا لیے. اس دور میں اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی. اس دور میں معیشت کا ایسا بیڑا غرق بھی نہیں تھا. انہوں نے معیشت تباہ کر لی, ترقیاتی منصوبے سارے روک لیے. انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیا. بجلی, گیس, پیٹرول, ہر چیز مہنگی کر دی اور ٹیکسوں کی بھرمار کر کے بھی یہ وہاں تک پہنچے جہاں تک عمران خان تھا. اور اس میں سے بھی 12 ارب ڈالر یعنی اس رقم کا 75% یہ ادھار کا پیسہ ہے. جتنا پیسہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر قومی خزانے میں آیا تھا اتنا پیسہ اس دور میں بھی قومی خزانے میں پہنچ گیا, لیکن اس میں 75% کسی اور کا پیسہ ہے, ہمارا نہیں. اب آ گئے UAE پہ. UAE نے آپ سے پیسے مانگے, آپ نے ان کو 1 ارب ڈالر کے فوجی فاؤنڈیشن کے دے دیے شیئرز. باقی آپ نے ان سے وعدہ کر دیا آپ کو پیسے ہم دے دیں گے. اب UAE کی دلچسپی تو ہے کہ پاکستان بات مانے اسرائیل کے معاملے میں, کیونکہ UAE نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, لیکن یہاں سے اتنا پریشر نہیں. سعودی عرب نے تو بڑی بے دلی کے ساتھ اور کوئی گرم جوشی بھی نہیں دکھائی اور کوئی اتنی دلچسپی بھی نہیں دکھائی. جس طرح وہ بورڈ آف پیس میں گیا وہ تو اپنے بندے بھی نہیں لے کے گیا. یہ تو ڈھول بجاتے ہوئے گئے ہیں پاکستانی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب. یہ تو وہ تاشے بجا رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, ان کے چہروں کے اوپر رونقیں ختم نہیں ہو رہی تھی. یہ تو بہت خوش تھے, اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جانا, کھڑے ہونا ان کی خواہش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا آنر ہے. ہی از ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے لیے بہت بڑا آنر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کے ساتھ دستخط کرنا. تو یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. سعودی عرب نے ایسی گرم جوشی نہیں دکھائی. تو کیا سعودی عرب نے مجبور کیا یا UAE نے مجبور کیا؟ نہیں. تو تیسرا کون ہے جس کے ہم نے پیسے دینے؟ چائنا نے ہمیں مجبور کیا کہ جاؤ بورڈ آف پیس میں, اور خود نہیں گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب یہ قوم کو بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, فکری تبدیلی کی ضرورت ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو قوم کو بالکل پسند نہیں آئے گا. میں نے ایک دفعہ قوم سے بات کر کے دیکھی, آپ کو چلا کر بھی دکھایا YouTube پہ, آپ نے دیکھ لیا نا قوم کے جذبات کیا ہیں. اصل جذبات تو آپ کو سنا ہی نہیں سکتے ہم. وہ اتنے لوگوں نے عجیب و غریب جملے بولے ان کے بارے میں, ایسی ایسی مغلظات لوگوں نے بولی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ کام ان کو کرنا ہوگا, اور یہ کام کرنے کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جناب دوست ممالک قرضے لیے ہوئے ہیں, یہ کیا ہوا, آپ کو بچایا ہوا, آپ کو کھلا رہے ہیں. کیوں جی؟ چلتا ہوا ملک تھا اچھا خاصا, اکانومی بھی چل رہی تھی, بین الاقوامی اعداد و شمار بھی اچھے آ رہے تھے, پوری دنیا کہہ رہی تھی ٹھیک جا رہے ہیں, 6% کی شرح سے وہ ملک گرو کر رہا تھا. انہوں نے اٹھا کے اس کو نیگیٹو کے اندر ڈال دیا, اور اب سارا کچھ بیڑا گرک کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جناب دوست ممالک سے پیسے لیے ہو اس لیے ہم یہ والے کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر نظر رکھیں گے, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ قوم کو چورن بیچ رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف جیسا آدمی ایک تقریب میں کھڑا ہو کر PIA خریدنے والوں کو بتا رہا ہے کہ PIA چلانا کیسے ہے, یہ اچھا کرنا ہے, یہ اچھا کرنا ہے, یہ اچھا کرنا ہے. اور بھئی اینج اچھا کرنا ہے تو آپ کر لینا سی. بھئی تم سے خود تو چلا نہیں PIA, تم نے بیچ دیا اسے اور اونے پونے بیچ دیا. اب جن کو بیچ دیا ان کو مشورے دے رہا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. اور بھئی تمہیں چلانا آتا ہوتا تو خود نہ چلا لیتے, بیچا ہی اس لیے کہ نہیں چل رہا تھا. اب جن کو بیچ دیا وہ جانے, ان کا کام جانے. نہ 3 میں نہ 13 میں آپ PIA کے مالک ہی نہیں ہیں, آپ
फौजी फाउंडेशन का कारोबार करने का शानदार तजुर्बा है, वो अपना मुनाफा निकाल लेते होते हैं, तो फौजी फाउंडेशन इसको मुनाफे में ही चलाएगी पीआईए को। बेफिक्र हो जाए शहबाज शरीफ साहब, आप उन्हें कारोबार करना आता है, कारोबार वो बहुत अच्छा करते हैं, वो अपना मुनाफा कमा लेंगे। लिहाजा आप इस मामले में तो अपना मुंह बंद रखें, और मुंह इनके बंद रहते ही नहीं है। जो इन्होंने किया वो लाहौर वाले इंसिडेंट में इंतहाई अफसोसनाक है। वो नौजवान बता रहा है कि कैसे इन्होंने मारा मुझे, एसपी है को बिलाल, उसने कोई जैन शाह, कोई एसएचओ है, उसने भी मुझे मारा, और ये मुझे जैन अब्बास है, और ये मेरे से बदतमीजी करते रहे कि तेरी बीवी फलाने रिक्शे वाले के साथ चली गई, बेहुदा बातें करते रहे मेरे साथ। मैं इन्हें कहता रहा मेरी बीवी बच्ची गटर में गिरे हैं यार, ढूंढो उनको जाके। इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन रुकवा दिया इनकी वजह से। वो जो बच्ची का बाप है, जो लड़की फौत हुई है, उसका जो वालिद है सादिया का, उससे जबरदस्ती अंगूठे और वो दस्तखत ले लिए सादा कागजों के ऊपर कि बाकी जो ठेकेदार है उनको भी हम बचा लेंगे जब वक्त आएगा मामला ठंडा होने पर। ऐसे ये बेशर्म लोग हैं, बेहिस लोग हैं। और पीका का ऑर्डिनेंस ये किसी भी सहाफी के ऊपर उठा के लगा देते हैं। लगाए ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर जिसने झूठी खबर दी, लगाओ डिप्टी अपने स्पीकर के ऊपर जो पंजाब असेंबली का, लगाओ मरियम नवाज के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस, जो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। बताएं इन्होंने क्यों झूठ बोला, क्यों फ्रॉड किया। ये है ही झूठे, ये हर बात में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। वो कैलबरी फोन से इसका झूठ शुरू हुआ मरियम नवाज का, जिसकी सियासत का आगाज ही झूठ से शुरू हुआ, जिसने बोलना ही झूठ शुरू किया। और भाई उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये झूठ है या सच है या ये है वो है, और यहां पे कई सहाफी बैठे वो तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कमाल काम हो गया, ब्यूरोक्रेसी को डांट दिया, ब्यूरोक्रेसी को ये कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को डांट दिया, क्लास ले ली, बखिए उधेड़ दिया। फड़े मुंह ताड़ी सहाफत होते हैं, जहां पे तनकीद करनी होती है वहां पे भी तारीफें शुरू कर देते हैं। सिंध के लिए क्राइटेरिया कोई और है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई और है, बलूचिस्तान के लिए कोई और है, और पीएमएलएन के लिए कोई और है। नवाज शरीफ के खानदान को जो सहूलत सहाफियों ने दी है ना, इन्होंने जो एक वफादारों का ग्रुप तैयार किया ना, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में मेन किरदार अदा किया। और इस खानदान को तो आईपीपी के अंदर ही जूते मार मार के तबाह कर देना चाहिए, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ आईपीपी लाकर कर दिया, जो इन्होंने वहां पे सौदे कर लिए, जो इन्होंने एलएनजी का सौदा किया, उसके ऊपर इनको सजा दे देनी चाहिए, जेलों में सारी जिंदगी के लिए डाल देना चाहिए, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन